हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो दोस्तों 11th क्लास का पहला लेसन चल रहा है। आज इसका 11वां एपिसोड है। चैप्टर का नाम रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। आज के हम इस टॉपिक के अंदर इस एपिसोड में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आवोगाद्रो का नियम। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको पूरा का पूरा रूल 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बात शुरू करता हूं पहले इसके एग्जाम्पल से बात करता हूं। इधर देखें कि ये मेरे पास ये लो एक गैस पड़ी है। मैं अपना रूल, इसका रूल क्या है, अवोगाद्रो रूल क्या है उसकी बात मैं अभी करता हूं, लेकिन मैं पहले यहां पर लिख रहा हूं कि यहां पर मेरे पास कोई गैस है जो कौन सी है, H2 गैस है। अच्छा इधर देखें कि इसी के साथ मैंने एक और गैस रखी और वो गैस कौन सी है, O2 गैस है। कौन सी गैस है, O2 गैस है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। देखो दो अलग अलग गैस है, एक H2 और एक O2। इन दोनों गैसों का ताप व दाब जो है, दोनों क्या है, ताप व दाब क्या है, समान। इन पर दोनों पर जितना इस पर ताप लग रहा है उतना इस पर लग रहा है, जितना इस पर ताप लग रहा है उतना इस पर लग रहा है। और दोनों का आयतन भी समान है। अगर मान लो इसका 1 लीटर है तो इसका भी 1 लीटर है। दोनों का आयतन भी समान है। ठीक है, आयतन क्या है दोनों का, आयतन मान लो एक आयतन इसका है तो एक ही आयतन इसका है। वो एक चाहे 1 लीटर हो, 1 मिलीलीटर हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने कहा है कि दोनों का आयतन जो है वो एक बराबर है, दोनों के ताप बराबर है, दोनों के दाब बराबर है। तो अवोगाद्रो कहता है कि ऐसी स्थिति में इन दोनों के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होगी। अगर इसके अंदर 10 अणु है तो इसके अंदर भी 10 होंगे, इसके अंदर 50 है तो इसके अंदर भी 50 होंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितने अणु किसके, O2 गैस के जितने अणु होंगे, मैं यहां पर O2 के H2 के अणु बना रहा हूं, कितने बना लिए अपनों ने कि यहां पर मान लो ये लो, ये मैंने H2 गैस के अणु बनाए, क्लियर। तो उतने ही अणु जो है यहां पर O2 गैस के होंगे, O2 गैस के भी इतने ही अणु होंगे। ठीक है, दोनों में 10-10 बन गए ना। तो इस प्रकार से ये क्या कहना चाह रहा है, नियम आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल आपके सामने बहुत आसान से तरीके से क्या कह रहा है कि समान ताप दाब पर दो भिन्न गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या जो है वो क्या होती है, समान। ठीक है, अगर मान लो मैं कहूं इसके अंदर H2 गैस के n अणु उपस्थित है तो यहां O2 गैस के भी कितने अणु उपस्थित होंगे, n अणु होंगे। n का मान हम कितना भी मान सकते हैं। अगर मान लो अगर इसके अंदर n 50 है तो यहां पर भी 50 है, यहां 60 है तो यहां पर भी 60 है। ये लो, ये आपके पास अवोगाद्रो नियम बन गया, बिल्कुल आसान से। ठीक है, तो हम लिख लेंगे क्या नियम है बच्चों, ये नियम क्या है कि इस नियमानुसार क्या है कि समान ताप दाब पर, ध्यान रखना ये जरूरी होना चाहिए, ताप और दाब समान होना चाहिए। अगर ताप और दाब बदल दिया तो बात बदल जाएगी। देखिए, समान ताप व दाब पर समान आयतन की दो भिन्न गैसों, समान आयतन की दो भिन्न गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्या जो है वो क्या होती है, अणुओं की संख्या बच्चों कैसी होती है, समान होती है। भिन्न गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये जो नियम है ना, अगर यहां देखोगे, ये उदाहरण देखोगे तो ये नियम अपने आप लिखा जाएगा। और अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो भैया कितना मारोगे, कितने क्वेश्चन है, कितनी परिभाषाएं हैं, कितने रूल है, सबका रट्टा हम नहीं मार सकते। तो अवोगाद्रो का नियम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि समान ताप दाब पर समान आयतन की दो भिन्न गैसों, एक H2 है और एक O2 है, भिन्न गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्या भी क्या होगी बच्चों, समान होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे पास अवोगाद्रो नियम हुआ।
क्लियर। अगर मैं इसका आयतन दुगना कर दूं, गौर करना एक और बात में, ये तो नियम कंप्लीट हो गया, एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूं, पहले इतना एक रूल और एग्जांपल हो गया कंप्लीट। देखें अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां पर कोई H2 गैस है, ठीक है, और ताप और दाब तो समान है, ताप व दाब क्या है, समान। T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर, दोनों क्या है, समान है, ठीक है। अब इसका आयतन है मेरे पास, एक आयतन है। अरे बच्चों एक आयतन का मतलब समझ गए क्या, एक का मतलब वो 1 लीटर हो सकता है, 1 मिलीलीटर हो सकता है ना, तो वो इकाई मान लिया, उसको फिक्स मान लिया कि एक आयतन है। और H2 गैस के जितने भी अणु हैं, मान लो मैंने यूं मान लिए कि ये भाई 5 अणु पड़े हैं H2 के, क्लियर। अब मैं अगर समान ताप दाब पर दूसरी गैस लूं, लेकिन उसका आयतन मैं इससे दुगना ले रहा हूं, ठीक है। मैंने O2 गैस ली या कोई और ले लेता हूं, मान लो मैंने Cl2 गैस ली, ठीक है, लेकिन आयतन मैंने इसका कितना कर दिया बच्चे, मैंने कितना आयतन कर दिया, 2 आयतन कर दिया, मतलब ये 1 लीटर है तो ये 2 लीटर है, यस और नो, मतलब आयतन जो है इससे दुगना है। तो बच्चों बिल्कुल आसानी से बात समझनी है कि अगर आयतन दुगना होगा तो अणुओं की संख्या भी दुगनी होगी। अगर इसके अंदर अणुओं की संख्या n अणु है ना, तो बच्चों इसके अंदर जो है वो कितने होंगे, 2n अणु होंगे। अरे हाँ या ना, ये एग्जांपल आपको समझ में आया क्या कि अगर अणुओं की संख्या, आपने आयतन बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो अणुओं की संख्या भी दुगनी हो जाएगी, क्लियर। अब आयतन अगर आप 3 गुना कर दोगे तो अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो ये है हमारे पास आवोगाद्रो का नियम, ये कहता है कि समान ताप दाब पर समान आयतन की 2 भिन्न गैसों में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है। अगर एक आयतन है तो अणुओं की संख्या समान, लेकिन आयतन दुगना कर दिया, ताप और दाब फिक्स है, आयतन दुगना कर दिया तो अणुओं की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। अगर आयतन 3 गुना कर दोगे तो अणुओं की संख्या भी 3 गुना हो जाएगी। कोई भी हमें कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस जो ये हमारे पास नियम है, इसके बेस पर ये चेक करते हैं कि कोई अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, कोई अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, एक मैंने इस तरीके से देखो क्या है, एक समीकरण लिखी मैंने, लिखा H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और ये बना रहा है 2HCl, और ये भी क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, ठीक है। तो ये एक गैसीय अभिक्रिया है। अच्छा इस नियम के अंदर ना गैलुसाक वाला जो गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम जो था वो भी इसमें मिक्स होगा, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से होगा, ये मेरे पास एक समीकरण थी। अब इस समीकरण के अंदर क्या है, बच्चों कि पहले मैं लिखता हूं कि गैलुसाक गैलुसाक के नियम के अनुसार क्या हो रहा है, गैलुसाक गैलुसाक कहता है कि होता क्या है, इस समीकरण को पहले अपने संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा, सॉरी यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना, यहाँ पे नहीं लगेगा। ये क्या है अपने पास, H2 प्लस Cl2 gives to 2HCl, ये अपने पास एक संतुलित अभिक्रिया है, क्योंकि 2H इधर 2H इधर, 2Cl इधर 2Cl इधर, ठीक है। तो संतुलित, इसका मतलब आप स्टेप वाइज काम करेंगे, जितना काम स्टेप वाइज चलेगा उतना ही काम की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अगर आपने स्टेप बिगाड़ने की कोशिश करी तो इट्स मींस उसके अंदर गलती होने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, क्लियर। तो आप समझें, सबसे पहले आपने संतुलित समीकरण लिखी, उसके बाद गैलुसाक के नियम के अनुसार ये चेक किया कि ये इनके आयतन कैसे हैं। आयतन है, यहां जो लिखा होता है उतना ही आयतन हम लेते हैं ना, उतना ही आयतन लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जी इसका तो है एक आयतन, इसका तो क्या है, एक आयतन है, और यहां पर भी एक लिखा हुआ है तो हम यहां पर भी कहेंगे इसका भी आयतन कितना है बच्चों, एक आयतन है। लेकिन यहां पर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या है, 2 आयतन है, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात 1:1:2 रहेगा, क्योंकि ये गैसीय समीकरण है, गैलुसाक का नियम पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्या कि हम लिखते हैं क्या कि
आपके पास समान ताप दाब पर, यहां पर लिखता हूं मैं थोड़ा ऊपर, समान ताप व दाब पर आवोगाद्रो नियम अनुसार, क्योंकि हम कौन सा नियम पढ़ चुके हैं अभी, आवोगाद्रो नियम पढ़ चुके हैं, आवोगाद्रो नियमानुसार, आवोगाद्रो के नियम के अनुसार क्या बात बन जाएगी बच्चों, आवोगाद्रो का नियम कहता है कि अगर ताप और दाब समान हो और आयतन समान हो तो अणुओं की संख्या भी समान होगी, अणुओं की संख्या भी क्या होगी बच्चों, समान होगी। तो इसका मतलब है इसका एक आयतन है तो एक आयतन में मैं मान लेता हूं कि इसके n अणु उपस्थित है। कितने अणु उपस्थित है, n अणु। अरे इसके एक आयतन में n अणु उपस्थित है तो इसके एक आयतन में भी कितने अणु उपस्थित होंगे, n अणु उपस्थित होंगे। और इसके दो आयतन में कितने होंगे, आयतन दुगना हो गया तो अणु भी दुगने हो गए। तो इसका मतलब यहां पर कितने अणु होंगे बच्चों, 2n अणु होंगे। यहां पर कितने अणु होंगे, 2n अणु होंगे। ठीक है, यहां पर n अणु 2n अणु। ये अवोगाद्रो का नियम अभी अभी हम सीख के आए हैं कि अवोगाद्रो का नियम यही तो कहता था। ठीक है, चलिए अब हम क्या कहते हैं, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई, एक चीज लिखते हैं कि यदि, गौर करें, यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1 हो तो अब हम क्या करेंगे, तब हम क्या कहेंगे बच्चों, तब हम कहेंगे यदि n का मान हमने 1 मान लिया तो हम कहेंगे यहां पर 1 अणु, और n का मान 1 तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे 1 अणु, और यहां पर हम क्या कहेंगे n का मान 1 है तो 2 इंटू 1 कितने आ जाएंगे, 2 अणु। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप स्टेप वाइज काम कर रहे हो, एक एक स्टेप कर रहे हो। आपने एग्जांपल लिया, पहले एक संतुलित समीकरण लिखी, फिर गैलुसाक के नियम के अनुसार ये एक आयतन दो आयतन, फिर समान ताप दाब पर अवोगाद्रो का नियम लिखा। अवोगाद्रो का नियम कहता है भाई एक आयतन है तो इसके n अणु है, अगर ये भी एक है तो n अणु है, दो आयतन है तो 2 n अणु होंगे। अब मैंने n का मान रख दिया 1, तो ये क्या हो गया, 1 अणु, n का मान 1 अणु, 2n का मान 2 अणु। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को 2 से भाग देते हैं। इस पूरे को क्या करते हैं बच्चों, 2 से भाग देते हैं। चलिए क्या करते हैं कि 2 से भाग देने पर, अगर हम इस पूरे को 2 से भाग दें तब क्या होगा, 2 से भाग देंगे ना बच्चों तो ये बन जाएगा 1/2, तो 1/2 अणु हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब इसके अंदर भी आप करोगे 1/2, ये भी अणु हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/2, तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 अणु हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखें स्टेप वाइज काम चल रहा है। पहले हमने n को 1 मान लिया, अब मैंने इसको 2 से भाग दे दिया, तो आधा अणु और ये हो गया 1 अणु। ठीक है, अब क्या होगा, इस H2 के आधे अणु का क्या मतलब है, H2 के आधे अणु का क्या मतलब है बच्चों, H2 के एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित है, 2 परमाणु उपस्थित है। ठीक है, तो आधे अणु में कितने उपस्थित होंगे, एक ही तो होगा ना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, गौर करो, मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे पास H2 एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित है, तो आधे में कितना होगा, आधे में 1 परमाणु होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं परमाणु अनुसार लिख देता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, आधे अणु का मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु जो है, एक परमाणु तो है मेरे पास हाइड्रोजन। ठीक है, आधा अणु क्लोरीन, आधा अणु क्लोरीन Cl2। अरे आधा अणु क्लोरीन का मतलब क्या हुआ, एक अणु में क्लोरीन के Cl2 का मतलब 2 परमाणु है, आधे में कितने होंगे, 1 परमाणु। तो मैं यहां पर भी क्या कहूंगा, मैं यहां पर भी कहूंगा 1 परमाणु क्लोरीन, 1 परमाणु क्या है बच्चों, क्लोरीन है। और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है एक अणु HCl बन रहा है। क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो बस अब मैं जो रिजल्ट निकालना चाहता था वो रिजल्ट मेरे पास यहां पर फाइनली आ गया। मैं क्या कहूंगा कि जो HCl है, HCl का एक अणु एक परमाणु हाइड्रोजन से और एक परमाणु क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। बस यही बात मैंने फाइंड आउट करनी थी। बोलो, ये एग्जांपल समझ में आया क्या? देखो कितने मजेदार तरीके से बात चली, कितने मजेदार तरीके से बात चली, स्टेप बाय स्टेप
पहले हमने संतुलित समीकरण लिखी, गैलुसाक के नियम के अनुसार आयतन लिखा, फिर अवोगाद्रो नियम के अनुसार आयतनों में अणुओं की संख्या निकाल ली, फिर n का मान रख लिया, फिर 2 से भाग दे लिया, फिर 2 से भाग देने के बाद में H2 के आधा अणु आ गया, आधे अणु में एक परमाणु होता है, इसके भी आधे अणु में एक परमाणु होता है, और HCl के एक अणु में पता लग गया हमें कि एक अणु में एक क्लोरीन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हम किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब इससे हमें एक नया वर्ड पता लग गया। देखें भाई, क्या पहले इसको अच्छे से चेक करो और बताओ क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखें क्या है कि इससे जब हमने ये पूरी बात करी ना, तो एक शब्द समझ में आ गया हमें, जिसका नाम होता है परमाणु, परमाणुकता। क्या नाम होता है? परमाणुकता। एक टॉपिक समझ में आ गया जिसको एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिसिटी या परमाणुकता क्या होगी? परमाणुकता होगी कि किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले एग्जांपल लिखता हूं, फिर डेफिनेशन लिख ही दूंगा, वो तो आपको पता ही है कि क्या इसी तरीके से अपना काम चलता होता है। जैसे मैंने लिखा H2 अणु, अरे H2 अणु में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, तो इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी होगी? मैं सीधा यहां पर लिखता जाता हूं। क्या लिखता जाता हूं? मैं लिखता हूं परमाणुकता, परमाणुकता। ठीक है, तो H2 अणु की परमाणुकता कितनी हुई? H2 अणु की परमाणुकता कितनी हुई बच्चों? H2 का मतलब 2 परमाणु उपस्थित है, इसकी परमाणुकता 2। अगर मैं लिख दूं कि O3 ओजोन के एक अणु की परमाणुकता कितनी होगी? 3। मैं लिखा फास्फोरस का अणु होता है P4, इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 4। सल्फर के अणु की अणु सूत्र होता है सल्फर का S8, तो इसका मतलब सल्फर के एक अणु के अंदर सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम परमाणुकता निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं NH3 की, NH3 की परमाणुकता कितनी होगी? कितने परमाणु हैं? 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो कितने हुए? 4, तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ध्यान रखें। क्या समझ में आया आपको? यहां पर समझ में आया कि किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे बता दिया कि एक अणु में जितने परमाणु होंगे वही उसकी परमाणुकता होगी। 1 2 हो सकते हैं, एक परमाणु तो होता नहीं है, ठीक है, 2 हो सकते हैं, एक होगा तो अकेला परमाणु ही कहलाएगा, 2 होंगे तो अणु हो जाएगा। अब उस अणु में कितने परमाणु उपस्थित है उसके आधार पर हो जाएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हो। क्लियर? तो इस प्रकार से ये बात भी हमने सीख ली। चलिए, अब एक बात और सीखते हैं, और वो बहुत ही जबरदस्त बात है। इसने क्या किया? अवोगाद्रो नियम के आधार पर जो है ना, क्या कर सकते हैं कि अणु भार व वाष्प घनत्व में संबंध निकाल सकते हैं बच्चों। अणु भार व वाष्प घनत्व में संबंध जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अणु भार व वाष्प घनत्व में हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं इस अवोगाद्रो नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वाष्प घनत्व क्या बीमारी है? पहले तो वाष्प घनत्व सीखना पड़ेगा। देखें क्या होता है वाष्प घनत्व, गौर करें, मैं पहले वाष्प घनत्व को लिखता हूं। देखो, वाष्प घनत्व क्या होता है बच्चों? हम क्या करते हैं कि इस तरीके से एक हमारे पास कोई तराजू थी, इस प्रकार से कोई तराजू थी, ऐसे यहां पर भी कोई तराजू थी, इस तरीके से कोई तराजू। ठीक है, अब इस तराजू के ऊपर हमने क्या करना है कि एक कोई गैस रख दी, कोई भी गैस, हाइड्रोजन को छोड़ करके कोई भी गैस रख दी। मान लो मैंने N2 गैस रख दी। ठीक है, कोई भी गैस आप रख सकते हो, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी गैस आप रख सकते हो। मान लो मैंने यहां पर N2 गैस रख दी, ठीक है, और उसका एक फिक्स आयतन रखा, मान लो 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जितना भी रखा, 10 लीटर जितना भी रखा, उतना आयतन मान लो मैंने रख दिया। मान लो मैंने रख दिया 1 लीटर, मैंने कितना रख दिया? 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर जो है N2 गैस रख दी। अब इसको तोलना है मुझे। क्लियर? अब किसके साथ रखूंगा मैं? इधर क्या रखूंगा? इधर मैं रखूंगा
H2 गैस रखूंगा और उसका अब इतने ही आयतन रखना है, मुझे इतना ही आयतन रखना है, 1 लीटर। क्लियर। अब मुझे देखना है कि इस 1 लीटर हाइड्रोजन गैस की तुलना में जो अमोनिया नाइट्रोजन गैस है वो कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। मान लो इसको बराबर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए मुझे यहां पर 10 H2 मॉलिक्यूल रखने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है वो H2 से 10 गुना भारी है। कितने गुना भारी है? 10 गुना भारी है। ठीक है, जैसे आप तरबूज तोलते हो ना, बड़े बड़े वाटरमेलन आते हैं, उसको तोलते हो, एक तरफ वाटरमेलन रखा, दूसरी तरफ बाट रखा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, 5 बाट रखेंगे तब बराबर होगा। तो मैं क्या कहूंगा, 1 किलो के बाट की तुलना में ये जो तरबूज है वो 5 गुना भारी है। ठीक है, तो जो वाष्प घनत्व होता है वो यही होता है कि कोई भी गैस समान ताप दाब पर निश्चित आयतन की गैस का भार हाइड्रोजन गैस के उसी आयतन के भार की तुलना में जितने गुना भारी होता है वह उसका वाष्प घनत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार परिभाषा लिखता हूं, फिर अपने और बात क्लियर होगी। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पहले मैं समझाता हूं कि वाष्प घनत्व क्या है। वाष्प घनत्व क्या है, फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट। वाष्प घनत्व समझते हैं पहले। देखिए क्या है, कहता है किसी गैस का निश्चित आयतन पर भार, निश्चित आयतन, किसी गैस के निश्चित आयतन का भार। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के उतने ही आयतन की तुलना में, उतने ही आयतन की तुलना में समान ताप व दाब पर जितने गुना भारी होता है, जितने गुना भारी होता है वह उस गैस का वाष्प घनत्व कहलाता है। वाष्प घनत्व कहलाता है। ठीक है, वाष्प घनत्व कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हुई वाष्प घनत्व की बात कि कोई भी गैस लो, उसका एक निश्चित आयतन आपने एक तरफ रख लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरी साइड हाइड्रोजन गैस रखनी है और उस गैस के उतने आयतन को हमने तोलना है। अब हाइड्रोजन गैस की तुलना में ये गैस जितने गुना भारी होगी ना, वही उसका क्या कहलाएगा, वाष्प घनत्व कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझनी है कि वाष्प घनत्व क्या है। चलिए अब अपने एक वाष्प घनत्व का सूत्र लिखते हैं। तो वाष्प घनत्व का सूत्र मेरे पास क्या हो गया, वाष्प घनत्व बराबर, ये लो भाई, ये लो, अब आपके पास वाष्प घनत्व का सूत्र आ जाएगा। वाष्प घनत्व बराबर, समान ताप दाब पर ये लागू होगा कि किसी गैस के 1 लीटर या 1 आयतन का भार बटा में क्या कहेंगे कि उतने ही आयतन की या एक आयतन की या आप ऐसे लिखो ऊपर, निश्चित आयतन का भार लिखो। किसी गैस के निश्चित आयतन का भार बटा में क्या लिखोगे कि उतने ही आयतन की हाइड्रोजन गैस का भार। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर अपने ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस की तुलना में जो ऊपर वाली कोई भी गैस है उसका भार कितने गुना भारी है, तो हमें जो है वो वाष्प घनत्व समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, जो ऊपर निश्चित आयतन है ना, मैं उसको 1 लीटर आयतन मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, 1 लीटर आयतन मान लेता हूं। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा कि किसी गैस के 1 लीटर या 1 आयतन का भार, 1 लीटर या 1 आयतन का
भार बटा में, अब हाइड्रोजन गैस के भी एक आयतन का भार, हाइड्रोजन गैस के एक आयतन का भार, एक आयतन का भार, ऐसे निकलेंगे लिखेंगे तो अपने पास वाष्प घनत्व आता जाएगा, वेपर डेंसिटी आती जाएगी। ठीक है, अब एक आयतन का भार जो है मैं मान लेता हूं एक आयतन का n अणु, तो ये भी क्या आ जाएंगे n अणु। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख दूं अवोगाद्रो नियम के अनुसार हो जाएगा किसी गैस के एक आयतन का मतलब है एक n अणु का भार, n अणु का भार। ठीक है, मैंने माना कि एक आयतन में n अणु उपस्थित है, अगर इस गैस के एक आयतन में n अणु उपस्थित है तो हाइड्रोजन गैस के भी तो एक आयतन में n अणु ही होंगे ना। तो अब मैं नीचे क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन गैस के n अणुओं का भार, हाइड्रोजन गैस के n अणुओं का भार। ठीक है, चलिए अब इतनी बात यहां तक अगर ये तीन स्टेप समझ में आए तो अब अपने आगे चलते हैं। तीन स्टेप क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई वाष्प घनत्व बराबर है किसी गैस के निश्चित आयतन का भार बराबर बटा में उतने ही आयतन की हाइड्रोजन गैस का भार अपने भाग दे दोगे तो आपके पास वाष्प घनत्व आ जाएगा। अब निश्चित आयतन मैंने कितना मान लिया, एक आयतन। अब एक आयतन अगर इसको माना है तो नीचे लिखा था ना उतना ही आयतन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का आयतन भी कितना है, एक ही है। अगर दोनों का एक एक आयतन है तो अवोगाद्रो कहता है कि अगर एक आयतन अपने माना है तो दोनों अणुओं की संख्या भी समान होगी, इसके भी n अणु इसके भी n अणु। अब n का मान मैंने एक रख देना है, n का मान मैंने क्या रख देना है, एक। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि यदि n बराबर एक है तो अब वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा। अब वाष्प घनत्व हो जाएगा कि अपने पास ये किसी गैस के एक अणु का भार बटा में क्या होगा, H2 गैस के एक अणु का भार। ठीक है, चलिए भाई अब अपने एक आयतन को n अणु मान लिया। अब अपने क्या कर दिया कि एक अणु का भार बटा में एक अणु का भार। ठीक है, चलिए अब अपने करते हैं नेक्स्ट बात, देखते हैं नेक्स्ट बात। ठीक है, अब एक अणु में H2 गैस के एक अणु में यहां पर देखेंगे दो परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, दो परमाणु। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं ना कि किसी गैस के एक अणु का भार बटा में, देखो यहां पर दो परमाणु है ना, तो मैं यहां पर दो इंटू हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार, क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु उपस्थित हैं, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं दो इंटू हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों किया ये बात समझ लो। ऐसे इसलिए क्या, क्योंकि H2 के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, दो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर क्या कर दिया, दो, और अब अपने दो इंटू कर दिया, दो इंटू हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार आ गया। अब क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो परमाणु है, दो परमाणु तो एक परमाणु के भार को अगर दो से गुणा कर दोगे तो दो परमाणुओं का भार आ जाएगा, मतलब अणु का भार आ जाएगा। मतलब जो मैंने ये लिखा है ये और ये लाइन जो है एक जैसी ही है। ठीक है, अब एक चीज समझें, इसका मतलब मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैंने लिखा 1/2। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा किसी गैस के एक अणु का भार, किसी गैस के एक अणु का भार बटा में हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार। ये समझ में आया कि ये जो दो था ना, मैंने इसको 1/2 करके अलग कर लिया, ये लो मैंने अलग कर लिया। अब ये क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार और ऊपर किसी गैस के एक अणु का भार। ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है वाष्प घनत्व के। ठीक है, अब आप एक चीज जाने, बढ़िया सी चीज जाने क्या, आप देखो बच्चों कि चूंकि ठीक है, क्या है कि आप ध्यान देना कि गैस का अणु भार, अब मैं ऐसे लिखूं कि किसी गैस के एक अणु का भार
ये मैं व्हाइट पेन से लिखता हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीच में मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं कि किसी गैस के एक अणु का भार, एक अणु का भार बटा में हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार बराबर क्या होता है बच्चों? बराबर क्या होता है ये बात जान लो कि किसी गैस के एक अणु के भार में अगर हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भाग दे देते हैं तो सीख लो क्या कहते हैं इसको कहते हैं गैस का अणु भार। क्या कहते हैं? गैस का अणु भार। कि किसी गैस के एक अणु के भार में हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भाग दिया करोगे तो गैस का अणु भार आ जाया करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि इस फॉर्मूले को पहले वाली समीकरण में रखता हूं। पहले वाली समीकरण मेरे पास क्या थी कि 1/2 इंटू किसी गैस के एक अणु का भार बटा में हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार। इसकी जगह इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? गैस का अणु भार। यहाँ पे सीधा ही कह दूं कि भाई अणु भार, तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास क्या फॉर्मूला हो गया? अब मेरे पास फॉर्मूला ये हो गया कि वाष्प घनत्व बराबर क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास 1/2 गुणा में अणु भार, किसी गैस का अणु भार, या मैं सीधा ही कह दूं क्या है? अणु भार। ठीक है, अब मैं इस 2 को तिरछा गुणा करूंगा तो अणु भार बराबर क्या आ जाएगा? अणु भार, इस 2 को इसके साथ गुणा किया तो 2 इंटू क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया? वाष्प घनत्व आ गया। 2 इंटू क्या आ गया? वाष्प घनत्व। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि अणु भार बराबर क्या होता है? 2 इंटू वाष्प घनत्व होता है। देखिए कहानी कहां से चली थी? कहानी यहां से चली थी कि वाष्प घनत्व किसे कहते हैं? वाष्प घनत्व कहते हैं बच्चों, वाष्प घनत्व किसे कहते हैं कि आपने कहा था कि किसी गैस के निश्चित आयतन का भार समान तापदाब पर उतने ही आयतन के हाइड्रोजन गैस के भार से जितने गुना भारी होता है वह वाष्प घनत्व कहलाता है। तो मैंने इस आधार पर फॉर्मूला बना लिया, और फॉर्मूला क्या बना कि वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस के निश्चित आयतन का भार बटा में समान तापदाब पर। ये कब लागू होता है? ये ध्यान रखना, ये लागू होता है जब ताप व दाब जो है वो कैसे हो बच्चों? जब समान हो, तब ये बात लगती है। तो आप कहोगे उतने ही आयतन के हाइड्रोजन गैस का भार। अब आयतन, मैंने निश्चित आयतन को मैंने एक आयतन मान लिया, तो इतना ही आयतन हाइड्रोजन का है तो इसको भी एक आयतन मान लिया। अब एक आयतन में अणुओं की संख्या n अणु है तो इसके भी n अणु मान लिए। n का मान मैंने एक माना तो एक अणु का भार बटा में एक अणु का भार। अब हाइड्रोजन के एक अणु का भार का मतलब 2 इंटू हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, तो ये कर लिया। अब ये आ गया 1/2 इंटू भी आ गया। अब किसी एक गैस के एक अणु के भार में अगर हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार का भाग दे दें तो गैस का अणु भार आ जाया करता होता है। क्या आ जाता है? अणु भार। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अणु भार लिख सकता हूं। तो अब जो पहले वाले फॉर्मूले में इसकी जगह मैंने लिख दिया अणु भार, और इसको तिरछा गुणा किया तो अणु भार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व आ गया। तो ये जो है आज की क्लास यहां तक जो है वो आपने सीखी बच्चों। आज देखें क्या कुछ सीख लिया। आपने सबसे पहले जो सीखा वो सीखा कि अवोगाद्रो का नियम क्या है। फिर आपने सीखा कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर आपने देखा कि किसी अणु की परमाणुकता कैसे निकालते हैं कि HCl के एक अणु में एक क्लोरीन का परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु, ये आपने कैसे सीखा, ये बात जानी आपने। चलिए, फिर आपने देखा कि परमाणुकता क्या होती है और उसके एग्जांपल्स देखे। फिर वाष्प घनत्व क्या होता है ये परिभाषा देखी। ठीक है, फिर आपने देखा कि वाष्प घनत्व के फॉर्मूले से लास्ट में रिलेशन जो डेराइव किया वो ये निकाला कि अणु भार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन होती है भाई। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास हुई आपकी खत्म। तो बच्चों, आपको जिसको नोट्स चाहिए होते हैं वो आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर करूंगा। आप उससे जुड़ करके जो है पीडीएफ नोट्स भी डेली के प्राप्त कर सकते हो। जो मैंने ये लिखा है वो सारा का सारा आपको एज इट इज मिल जाएगा। और अब जिन बच्चों ने साइंस लेने का मन बना लिया है अपने स्कूल के अंदर, जैसे मतलब अब एडमिशन शुरू होने वाले हैं, तो वो बच्चे जल्दी से जल्दी जो है पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि सारे बच्चे जब जुड़ जाएंगे तब जो है अपने क्लास जो है वेरी मतलब फास्ट कर देंगे और ज्यादा मैटर करवाएंगे, ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे। तो क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों ने मन बनाया है, ठीक है, तो इसलिए जो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।